और ज़्यादातर क्या है कि मार्केट में ना स्कीम्स बेची जाती है इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। क्लीन डील के लिए क्या चेकलिस्ट है? क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी और हमारे पास होनी चाहिए? सबसे बड़ा फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो लोग सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं। फाइनेंशियली क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं? फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड। शुड वी फोकस ऑन सेविंग टैक्स और आरओआई? कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट्स नॉट अ। से प्रॉपरली हम आरओआई को कैलकुलेट कर सके। तो CGAR इज अ कंपाउंड ग्रोथ एनुअल रिटर्न। मैं रेंट भरता रहूं या ईएमआई भरना शुरू कर दूं ताकि मेरा एक एसेट भी बन जाए। तो अगर हम रेंट पे लेते हैं तो मेरा तो मैंने काफ़ी बार देखा है, मतलब सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की रील्स आती है कि यू शुड स्टे ऑन रेंट। कोई फर्स्ट बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कमर्शियल या रेजिडेंशियल? आज के दिन ऐसी स्थिति है कि जो ओनर्स हैं उनको अपनी दुकान का ताला खोलने के लिए 50-10 लाख रुपए मेंटेनेंस ड्यू है उनका। कहते हैं आज का इन्वेस्टमेंट कल का फ्यूचर बनाता है, या कभी कभी रिग्रेट भी। नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ एक ऐसे शो में जहां हम बात करेंगे मनी, इन्वेस्टमेंट और स्मार्टर डिसीजंस की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और आज का जो हॉट टॉपिक है दैट इज रियल एस्टेट, एक ऐसा डिसीजन जो आपकी लाइफ फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों बहुत इफेक्ट करता है। सो दोस्तों, ये जो रियल एस्टेट है और ये जो डिसीजंस है, दे आर फिल्ड विद 3 M's: मिस्टेक्स, मिथ एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। सो कैसे इन मिस्टेक्स को कम किया जाए और ना किया जाए, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और आज मेरे साथ एक नहीं 2 गेस्ट मौजूद है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगी सबसे पहले मिस्टर नवदीप ढुल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जो हमें बताएंगे राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट कैसे करें। एंड सेकंड हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभिषेक गोयल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप सही इन्वेस्टमेंट करें और कैसे टैक्स और सभी चीजों को ठीक से मैनेज करें। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू। सो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, नवदीप जी आपसे पूछना चाहूंगी मैं सबसे पहले, जो बहुत लोग करते हैं। देखो, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट यू आर बाइंग एंड व्हाई यू आर बाइंग दैट थिंग। प्रॉपर्टी लेना काफी आसान है, लेकिन चैलेंज आता है जब आप उसको सेल करते हो, क्योंकि टिकट साइज हाई होता है और प्रॉपर्टी कांट बी सो इजीली लिक्विडेट इफ यू हैव नॉट बॉट दैट प्रॉपर्टी वाइजली। तो आप सबसे पहले कोई भी चीज खरीदते हैं तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि हु शुड बाय फ्रॉम यू व्हेन यू वांट टू सेल इट। क्यों खरीदेगा, कौन इसका एंड यूजर होगा। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, तो जब आप इसको कब आप इसको सेल करना चाहते हो, और जब सेल करोगे तो कौन इसका बायर होगा, एंड यूजर कौन होगा। ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए अपने आप से। दूसरा, एक हमेशा काफी सारे ना फैंसी ब्रोशर्स पे मत जाइए। आप लोकेशन को खुद जाके अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, और व्हाट आर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स जिससे आपका प्राइस एप्रिसिएशन हो और उस प्रॉपर्टी की डिमांड रहे आने वाले टाइम में। वो सब चीजें आपको एनालाइज करनी चाहिए। सेकंड है, काफी बारी देखा है कि लोग ना ओवर लेवरेजिंग कर लेते हैं, मतलब जितना बजट होता है उससे ज्यादा भी परचेज कर लेते हैं और बाद में इशू आता है। उस चीज को हमें मतलब नहीं करना चाहिए। एक है कि आप डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन बिल्डर्स। जनरली क्या है कि बिल्डर्स पे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेरा आपको देखना चाहिए कि रेरा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पोजीशन कब है। जनरली जो चीज वर्बल कमिटमेंट होती है और ऑन पेपर होता है, उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि डिफरेंस होता है। बिल्डर के जो सेल्स एम्प्लॉई हैं वो बोलते हैं कि वी विल गिव यू पोजीशन इन 3 years, लेकिन आप रेरा में क्रॉस चेक कीजिए कि उनके पास कितना टाइम है। जनरली रेरा 4 से 5 साल का टाइम देता है, तो वो भी काफी बारी हमने देखा है कि लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। तो यही सारे हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मतलब ज्यादातर बायर्स करते हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए। एंड अभिषेक जी आपसे पूछे तो फाइनेंशियली क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं? देखिए, जनरली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग जब कोई घर खरीदते हैं तो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं घर के प्रति,
और एक ड्रीम होम का कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, वो इतना ज्यादा उन पे डोमिनेंट हो जाता है कि वो अपनी इनकम कैश फ्लोज, उनके क्या लॉन्ग रन के अंदर क्या उनके टैक्स सेविंग्स प्लान थे या क्या इन्वेस्टमेंट प्लान थे, क्या उनके वेल्थ क्रिएशन के जो प्लान थे, वो सब डिफीट हो जाते हैं, उसके आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। दूसरा, कुछ लोग टैक्स सेविंग पर्पज से भी सोचते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, वो कहीं से भी सही राइट डायरेक्शन के अंदर वो लोग नहीं जा पाते। तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, अपने उस ड्रीम होम का सपना पूरा करने के लिए वो अपने इमरजेंसी फंड को भी स्वाहा कर देते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है लोगों को कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट्स नॉट अ रेजिडेंशियल डिसीजन। ये तो हम जानते ही हैं कि हम लैंड को लेके एक बहुत ही बड़ा इमोशन हमारे साथ जुड़ा होता है, तो फाइनेंशियल हम सेकेंडली सोचते हैं, पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले फाइनेंशियल सोच के तब हमें ड्रीम होम की तरफ ऐसे सोचना चाहिए। सो चलिए, मिस्टेक्स की बात हो गई, मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजन होता है, शुड वी फोकस ऑन सेविंग टैक्स और आरओआई? सो नवदीप जी, आपकी क्या स्मार्ट अप्रोच है इस पे? देखो, आजकल मैंने देखा है काफी सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि उनको टैक्स सेव करना है। ठीक है, टैक्स सेव करना इज गुड थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो कंसिडर द आरओआई, कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। कई बारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं कि आरओआई बेटर होता है इन कंपैरिजन टू टैक्स सेविंग, क्योंकि जब भी टैक्स सेव होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बिल्ट अप प्रॉपर्टी ही लेनी पड़ती है, या कोई आप लैंड लेके उसको बिल्ट अप करना होता है विद इन 2-3 years। तो लेकिन मार्केट में अगर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं कि जिसमें रिटर्न इज फार बेटर देन टैक्स सेविंग। जनरली टैक्स सेविंग कितना 10-20% हम टैक्स सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई आप प्रॉपर्टी आपको 2 CR री इन्वेस्ट करना है कैपिटल गेन के केस में, तो 2 CR पे आपको 12% आई थिंक कैपिटल गेन लगेगा, तो 25 लाख रुपए आपके आसपास आप सेव कर पाएंगे। लेकिन आप 2 CR की इन्वेस्टमेंट में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें विद इन अ ईयर आपको 1 CR अप्रिशिएट होता है, तो इन दैट केस यू विल सेव 75 लाख रुपीज। तो ज्यादातर लोगों का मैंने देखा माइंडसेट कि जब वो एक चीज पकड़ लेते हैं ना कि यार मेरे को टैक्स सेव करना है, तो वो दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो इन माई ओपिनियन यू शुड एक्सप्लोर द और अपॉर्चुनिटीज which are present in the market and then accordingly take your decision। एंड आई थिंक वो प्रॉपरली आरओआई कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए जी। भी यही डिसीजन लेते हैं। Yeah। तो अभिषेक जी, कैसे प्रॉपरली हम आरओआई को कैलकुलेट कर सके? देखिए, आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बात सभी जानते हैं, फुल फॉर्म जो आरओआई की है। तो बेसिकली अगर हम आरओआई को समझें तो आरओआई कैसे निकलती है, सेल माइनस कॉस्ट। तो मेरा जो प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट को अपनी कॉस्ट से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आरओआई परसेंटेज निकल आता है। लेकिन अब बेसिकली एक आम आदमी, एक हर एक इंडिविजुअल, वो कैसे सोचता है, एक पर्सन ने आज 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और उसने उसको 10 साल बाद 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसका कहना है कि मैंने 80% अपना आरओआई इस प्रॉपर्टी से निकाला है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो हमारे को, जो हमारी कॉस्ट है उस पे हमारे को सही अराइव अप करना है। उस मेरी कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, मैंने क्या स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, क्या मैंने ब्रोकरेज पे करी है, ब्रोकरेज के बाद फिर मैंने क्या कोई इंश्योरेंस भी पे किया है या नहीं किया है, क्या मेरी कोई रेंटल इनकम आ रही थी, मैंने उसको भी कंसिडर किया है या नहीं किया है। सबसे बड़ा फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो लोग सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर करने के लिए लोगों को निकालना चाहिए सीजीएआर। तो सीजीएआर इज अ कंपाउंड ग्रोथ एनुअल रिटर्न। सीजीआर हमारे को बताता है कि हमारे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे फैक्टर करना है। तो जैसे मैंने बताया कि आरओआई की शेप में कस्टमर खुश होता है कि मैंने तो 80% की रिटर्न ली है 10 साल के अंदर, लेकिन अगर आप उसी की सीजीआर निकालोगे तो वो निकल करके आती है लेट्स से 6%, तो वो तो आपके एफडी की रिटर्न से भी कम होगी। तो अगर देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी ने आपको एफडी के इक्विवेलेंट की रिटर्न नहीं दी, डेट वाज अ प्योर लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है हमारा, अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डेट इज आईआरआर। तो आईआरआर का मतलब होता है, जैसे सीजीएआर एंड आईआरआर दोनों ही मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर करते हैं, लेकिन आईआरआर के अंदर अगर मेरी रेंटल इनकम आ रही है मंथली बेसिस पे, मेरी ईएमआई जा रही थी मंथली बेसिस पर, तो मेरी जो रिकरिंग इनकम या आउटफ्लो था
वो उसको भी फैक्टर करके मेरे को एक्चुअल रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो आईआरआर का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो जिसको भी जरूरत है, एक्सेल गूगल जिंदाबाद, वो वहां पे जा करके अपनी उस रिटर्न को कैलकुलेट करें और ये देखें कि जिस प्रोजेक्ट में, जिस रियल एस्टेट एसेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, या अगर किसी नॉन रियल एस्टेट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उसके अंदर उनकी एग्जैक्ट रिटर्न क्या आई है, जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए वो आपको एक्चुअल रिटर्न बताएगा कि मेरी ये रिटर्न आई। आई थिंक जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको एक नया टर्म पता चला है कि IRR, दे हैव टू फोकस ऑन दैट आल्सो व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी। सो चलिए क्लासिक डिबेट की ओर हम बढ़ते हैं, रेंट और EMI। सो नवदीप जी, आपका क्या कहना है इस पे कि अगर इंसान के जैसे कोई भी मिडिल क्लास इंसान है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि मैं रेंट भरता रहूं या EMI भरना शुरू कर दूं ताकि मेरा एक एसेट भी बन जाए। देखो, इसमें मेरा टेक ये है कि यू शुड इन्वेस्ट समवेयर। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको जिस एरिया में आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं वहां पे आपको कितना टाइम रहना है या वेयर यू आर वर्किंग। तो अगर 2-3 साल का होराइजन है फिर तो आप यू शुड स्टे ऑन रेंट, बट इन दैट केस ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। 4 साल पहले ही मूव टू गुड़गांव, तो जिस सोसाइटी में उन्होंने शिफ्ट किया उस टाइम पे अपार्टमेंट का कॉस्ट था 1.5 CR, और उस टाइम पे उन्होंने उसको लीज पे लिया 40,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब आज के दिन आफ्टर 4 years उसके अपार्टमेंट कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 3.5 CR एंड नाउ ही इज पेइंग रेंट ऑफ 75,000 पर मंथ। अगर वो उस टाइम पे उसको परचेज करता 1.5 करोड़ का, अगर 100% भी वो फाइनेंस कराता तो 1.5 लाख पर मंथ उसको EMI देना पड़ता, जिसमें से 40,000 तो वो रेंट दे ही रहा था, 1,10,000 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता। अब वो रेंट दे रहा है 75,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम 1.5 लाख रुपए भी, मतलब 1,10,000 ही उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता। 1,10,000 को 4 साल में अगर हम करते हैं तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 1,10,000 एक साल में कितना हुआ आपका, 12 लाख के आसपास, समवेयर अराउंड 50 lakhs इन 4 years वो एक्स्ट्रा देता। ठीक है, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन उसको मिला कितना, 2 करोड़ का। तो मैंने काफी बारी देखा है, मतलब सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की रील्स आती हैं कि यू शुड स्टे ऑन रेंट, क्योंकि आपको रेंट पे आप जब रहते हैं तो अगर जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो 7% आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। 2 करोड़ पे 14 लाख रुपए आपने स्टैंप ड्यूटी दी, जिसमें आप 3 साल रह सकते हो। लेकिन दैट स्टोरी इज नॉट कंप्लीट। आगे की स्टोरी ये है कि जब प्राइस एप्रिसिएशन होता है ना, तो वो सब चीजें नेग्लिजिबल होती हैं उसके सामने। जब आपने 1.5 करोड़ की चीज 3.5 करोड़ की होगी 4 साल में, तो 2 करोड़ का प्राइस एप्रिसिएशन है, वो कहाँ गया? राइट। एंड फाइनेंशियली बात करें इसी के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, ये जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, सबका बड़ा हॉट क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि रेंट पे लेना चाहिए घर या EMI पे लेना चाहिए। तो देखो, इसमें फाइनेंशियल फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, साथ ही पर्सनल की प्रायोरिटी क्या है कि उसको अपने घर रहने के लिए लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। अगर पर्सन जॉब कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी क्या है। लेट्स से पर्सन को हर 2 साल के अंदर अपना सिटी चेंज करना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो कौन से सिटी में सोचे कि मेरे को यहाँ पर अपना घर बनाना चाहिए या मेरे को रेंट पे रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम दोनों के डिफरेंस को समझें, तो अगर हम रेंट पे लेते हैं तो मेरा मनी आउटफ्लो जो होता है वो कम होता है, नेचुरल है। EMI से हमेशा रेंट कम होता है, लेकिन उससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम अपना वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते। जैसा कि नवदीप जी ने बोला कि वो बहुत जरूरी है, वेल्थ क्रिएट करना हर एक पर्सन का एक ड्रीम एंड फाइनेंशियल गोल होता है। EMI पे लेने से का नुकसान क्या है कि पर्सन के ऊपर एक मंथली ज्यादा बर्डन सम आ जाता है इन कंपैरिजन टू रेंटल, व्हाट ही इज रेंट पे। बट गुड पार्ट इज कि वो उस बर्डन सम के साथ ही एक अपनी फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट कर पाता है। तो पर्सन को अपना फाइनेंशियल बैकअप देखना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए और उसके बाद उसको अपना डिसीजन लेना चाहिए वेदर ही शुड गो फॉर द रेंटल हाउस और द ओन्ड हाउस। लेकिन जैसा कि नवदीप जी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अगर किसी का बजट, अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, यहाँ पे आज के दिन 1 करोड़ रुपए के अंदर भी एक घर 2 BHK 3 BHK मिल पाना मुश्किल है। राइट। तो अगर किसी का बजट वहां तक नहीं जा रहा, तो
जो भी एरिया के अंदर उसे लगता है कि उसकी रीच है और वहां पर कोई भी लैंड या कोई घर उसके बजट में आता है, तो ही शुड थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन दोज रियल इन्वेस्ट एस्टेट करना चाहिए बट पॉकेट को भी देख लेना चाहिए. Yeah, in my opinion, and what generally is going on in the market, that most of the people invest what is left after spending. Right. But in my opinion, you should first invest and then spend what is left. Left. Okay. ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यंग Yeah. जनरेशन के लिए, आई थिंक. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. एलिफेंट इन द रूम, उसकी बात करते हैं, ब्लैक मनी की. सो अब तो जैसे रेरा और जीएसटी आ चुका है. जी. सो हाउ क्लीन इज द मार्केट रहा नाउ? कंसल्टेंट साहब आपसे पूछना चाहूंगी मैं. देखो कितनी क्लीन है वो तो उसका तो कोई पैरामीटर नहीं है, बट थिंग्स आर फार बेटर देन इट वाज अर्लियर, वी कैन से बिफोर डिमोनेटाइजेशन. उससे पहले काफी ज्यादा कैश फ्लो होता था मार्केट में, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में, बट अभी सिनेरियो टोटली डिफरेंट है. Because after demonetization people are also more inclined towards white transaction, especially in metro cities, क्योंकि most of the clients are MNC working, तो उनको सारा पेमेंट, उनका सारा सैलरी white में ही आता है, so they prefer to invest in white. And these days people know what is the value of white money. पहले ऐसा नहीं था. And even if we see in the हुडा sectors in गुड़गांव especially, तो पिछले 4-5 साल में हुडा ने काफी सारा प्लॉट्स का ऑक्शन किया है. और पहले ऐसा होता था कि स्पेशली प्लॉट्स मार्केट वाज ड्रिवन बाय कैश, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में हमें ये देखने को मिला है कि जो मार्केट रेट था उससे भी ऊपर हुडा की ऑक्शंस गए हैं प्लॉट में, तो वो सारा का सारा कंप्लीटली वाइट ट्रांजैक्शन है. तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी सिनेरियो काफी डिफरेंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली ड्रिवन बाय कैश, वाइट कंपोनेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड अभिषेक जी, अगर जैसे कोई भी बायर है वो अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कैसे रखे, इसके क्या स्टेप्स है? देखो उसमें जनरली ट्रेंड क्या पाया जाता है, अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है एंड वो प्रॉपर्टी 2 लोग जॉइंटली ऑन करते हैं और उसकी डीलिंग लेट्स से एक ही पर्सन से हो रही है. लेट्स से देयर आर 2 सेलर ए एंड सेलर बी एंड आई एम अ बायर. तो मेरी सारी की सारी नेगोशिएशन डीलिंग बायर ए से हो रही है. तो मार्केट में क्या ट्रेंड देखा जाता है, लोग जनरली एक ही अकाउंट में सारा का सारा पैसा देना शुरू कर देते हैं. तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो पहले ये देखें उस प्रॉपर्टी के अंदर कितने जॉइंट ओनर हैं या दैट प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. Okay. और जितने ओनर हैं उन सभी के अकाउंट में उनका, अगर जॉइंट ओनर हैं तो उनका शेयर होल्डिंग या ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेक करें और उनके ओनरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल कंसिडरेशन को ट्रांसफर करे बैंक अकाउंट में. और जब भी कोई वो प्रॉपर्टी परचेज करे तो पूरे सेलर के केवाईसी ले, अपने केवाईसी शेयर करे. जो कंप्लायंस गवर्नमेंट ने दे रखा है कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी में 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वो टीडीएस डिडक्ट करे. तो इन सारी चीजों का ध्यान. और क्लीन डील के लिए क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें मैंडेटरी और हमारे पास होनी चाहिए? देखो मेन हमारे पास सबसे पहले तो ड्यू डिलिजेंस कराना चाहिए हमारे को प्रॉपर्टी का, कि जो सेलर है उसके पास करेक्ट टाइटल वो करता है या नहीं करता है. उसके बाद हमारे पास उसके केवाईसी होने चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया उसको टीडीएस टाइमली डिपॉजिट कराना चाहिए. फिर उसको साथ में ये भी देखना चाहिए अपने बायर को कि अगर वो रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है तो उसमें मेंटेनेंस कितनी जाएगी, मेरा आउटफ्लो क्या होगा, मेरे को इसमें क्या इंश्योरेंस देना पड़ेगा. थी ज्यादा रिकरिंग कॉस्ट, लोग इसको भूल जाते हैं. अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहा है तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है, वो उसकी पॉकेट को डेंट मारेगी ना, और साइमल्टेनियसली उसको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी. तो इन सारे फैक्टर्स को वो ध्यान में रखें. सो अगर हम बात ही कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की, आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन होता है कि जब भी कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है तो रेडी टू मूव इन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन. सो इसके क्या प्रोज और कॉन्स है नवदीप जी? देखो दोनों के हाँ, मतलब अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका प्रोज है कि पेमेंट प्लान इज वेरी फ्लेक्सिबल. आपको एकदम से ज्यादा पूरा पैसा नहीं देना है. एंड देयर आर बेटर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन इन अंडर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज जनरली डेवलपिंग एरियाज में ही होता है जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स है, तो वहाँ पे एक प्राइस एप्रिसिएशन का बेटर स्कोप होता है. आरओआई की अगर हम बात करें तो वहाँ बेटर होता है क्योंकि आपको एकदम से सारा पैसा नहीं जा रहा है. लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें, आपको जीएसटी पे करना पड़ता है 5% to 12% डिपेंडिंग ऑन रेजिडेंशियल और कमर्शियल.
और थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर रहता है कि अगर पोजीशन नहीं मिला या डिले हुआ तो वो एक थोड़ा सा माइंड में रहता है। अगर हम बात करते हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की, वहां पे हमें सारा का सारा पैसा एक साथ देना पड़ता है, लेकिन उसका प्रोज है कि आपको प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है तो इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट इन दिस थिंग। और आपको टैक्स का भी कोई मतलब 5 to 12% जो हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में देना पड़ता है वो हमें इसमें नहीं देना पड़ता। तो ये वेरी नहीं करता है, टैक्स और रिस्क दोनों में ही सेम रहते हैं अभिषेक जी? देखिए, मेरे को जो टैक्सेशन परचेज करने पे मेरे को जो टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट देती है वो मोर एंड लेस दोनों के अंदर सेम है। बस फर्क इतना पड़ता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटरेस्ट की पेमेंट जाती है, किसी ने हाउसिंग लोन लिया और उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है टिल पोजीशन, उसने जितना इंटरेस्ट पे करा है उसका बेनिफिट उसको पोजीशन के बाद नेक्स्ट 5 years के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन, आई मीन from tax point of view से this is the only difference. And Navdeep ji, does it make sense to pay more for ready to move in? नहीं, इट डिपेंड्स कि अगर आपको मतलब इफ यू आर एंड यूजर, आपको यूज ही करना है तो इन दैट केस आपको परचेज ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको है कि मेरे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर बिग क्वेश्चन व्हिच इज कि हमें इंडिविजुअल नेम पे लेना चाहिए या फिर कंपनी नेम पर लेना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे नवदीप जी? आई थिंक इसका एक्सपर्ट अभिषेक जी बेटर दे पाएंगे। देखिए, ये एक बहुत रेलिवेंट और बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे को इसका डिसीजन इसलिए क्रिटिकल हो जाता है लेना क्योंकि उसके इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग रन में आते हैं। लोग बाग परचेज करते हुए तो जल्दबाजी करते हैं और वो किसी के समय में भी परचेज कर लेते हैं। तो अगर पर्सन का सबसे पहले मैटर ये करता है कि जो पर्सन परचेज कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉपर्टी परचेज करने का। वो अपने रहने के लिए कर रहा है, एक रेंटल पैसिव इनकम आती रहे उसके लिए कर रहा है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। और देयर आर सर्टेन टैक्स बेनिफिट जो इंडिविजुअल को मिलते हैं और एलएलपी और कंपनी के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल को इनकम टैक्स के अंदर देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स प्रॉपर्टी परचेजिंग के टैक्स पर। अगर कोई हाउसिंग लोन लेता है तो वहां पर गवर्नमेंट उसको कुछ प्रिंसिपल रीपे करने में और इंटरेस्ट जो वो पे करता है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, जो प्रॉपर्टी एलएलपी एंड कंपनी के अंदर वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। सेम पैटर्न पर इंडिविजुअल, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल नेम पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और रेंटल इनकम आ रही है और वो ऑलरेडी 30% टैक्स स्लैब के अंदर है, तो जो उसकी रेंटल इनकम आ रही है उस पर भी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेसमैन अपने इंडिविजुअल नेम पे प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसको उस बिजनेस जो वो प्रॉपर्टी बनाएगा, लैंड लेट से उसने लैंड परचेज करी, अब वो जो प्रॉपर्टी उस पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसको उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, कोई मेंटेनेंस करनी है, उसका खर्चा का एक्सपेंस क्लेम करना है। उन सारी चीजों के लिए फिर आपकी एलएलपी और कंपनी ज्यादा रिलायबल रहती हैं। आपको कोई रेंटल इनकम आनी है, आपका पर्पस है कि मेरे को पैसिव रेंटल इनकम लॉन्ग रन के अंदर आती रहे, तो भी आप एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एलएलपी के देयर आर सर्टेन ईयरली कंप्लायंसेस। ओके। और हाँ, वन मोर थिंग जो लोग नहीं कंसिडर करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने पर अगर कोई इंडिविजुअल बेचता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई बेचता है, तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं प्रॉपर्टी बेचने पर। वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलते हैं, वो एलएलपी एंड कंपनी को नहीं मिलते। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्सन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करें और फिर अपना फाइनल डिसीजन बनाएं। लोग गलती ये भी करते हैं, पहले प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फिर अपने एडवाइजर के पास जाते हैं कि अब आप मुझे गाइड करो। तो इट इज बेटर कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो आप अपने एडवाइजर के साथ पहले अपने फाइनेंशियल प्लान्स, आपके जो गोल्स हैं वो उनके साथ डिस्कस करें और उसको प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग करके फिर आप एंटर करें। ये तो मैंने देखा है कि बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि पहले हम प्रॉपर्टी देखने चले जाते हैं, सारा फाइनल कर देते हैं, देन दे डिस्कस विद द एडवाइजर। बट दिस इज वेरी राइट थिंग कि पहले आप डिस्कस कीजिए, देन यू कैन बाय द राइट थिंग। सो आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि
मान लीजिए कोई फर्स्ट बार इन्वेस्ट कर रहा है, पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहा है, सो नवदीप जी, उन्हें कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कमर्शियल या रेजिडेंशियल? देखो, फर्स्ट टाइम बायर्स या मतलब सेकंड टाइम बायर्स, इन मैटर ऑफ फाइनेंसेस क्लियरिटी बीट्स क्लेवरनेस। आपको अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि आपका क्या पर्पस है, क्यों, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इज अ लिटिल बिट ऑफ रिस्की। राइट। ठीक है, कमर्शियल में रिटर्न्स अच्छे आते हैं, मतलब नॉर्मली 6% के आसपास रिटर्न आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। रेजिडेंशियल में रिटर्न्स कम आते हैं, मंथली रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ। राइट। लेकिन अगर हम आरओआई देखते हैं ओवर स्पैम ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल बीट करता है कमर्शियल को, क्योंकि वो एप्रिसिएशन फैक्टर आ जाता है रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल में मंथली फैक्टर्स नहीं है, मतलब मंथली इनकम कम आता है। लेकिन कमर्शियल में रिस्क क्या है कि काफी सारे कमर्शियल्स हैं, हमने देखा है गुड़गांव में, जो बिल्कुल खाली हैं। सोना रोड का आप एग्जांपल ले लो, मोर देन 50% ऑफ कमर्शियल्स आर एम्प्टी ऑन सोना रोड। राइट। और आज के दिन ऐसी स्थिति है कि जो ओनर्स हैं, उनको अपनी दुकान का ताला खोलने के लिए 50-50 लाख रुपए मेंटेनेंस ड्यू है उनका, क्योंकि कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल में 20 रुपए पर स्क्वायर फीट की मिनिमम मेंटेनेंस है। राइट। 1000 स्क्वायर फीट की भी किसी की दुकान है, तो उसका 20,000 रुपए महीना, तो उसको मेंटेनेंस पे करना ही करना है। रेजिडेंशियल में मेंटेनेंस नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो 20,000 रुपए महीना मेंटेनेंस है, किसी की दुकान 10 साल से खाली पड़ी है, आप देख लो उसकी मेंटेनेंस कितनी होगी। मतलब 20,000 रुपए महीना में तो एक साल में ही आपकी कितनी होगी, 2.5 लाख। ठीक है, फिर उस पे अगर वो आप मेंटेनेंस नहीं देते हो तो फिर उस पे आप इंटरेस्ट लगता है 18% का। तो इसलिए कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। और ज्यादातर क्या है कि मार्केट में ना स्कीम्स बेची जाती है इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए स्पेशली कि डोंट गो ऑन द स्कीम्स। कैसी स्कीम्स? स्कीम्स ऐसे होते हैं कि अश्योर्ड रिटर्न टिल पोजेशन, 12% का अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपको ये। अच्छा, उसके अलावा स्कीम्स होती हैं कि आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, आपको आईफोन मिलेगा, आप 5 लाख अभी दो, वो दैट विल बी कंसिडर 10 लाख रुपीज। वो मतलब ऐसी स्कीम्स होती है जिसमें ज्यादातर क्लाइंट्स फंस जाते हैं, और फिर वो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं एनालाइज करते। मैं बताऊं कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। स्कीम्स पे मत जाओ, इन्वेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी नॉट ऑन द स्कीम्स। सो ये ज्यादातर हमने देखा है कमर्शियल्स में, और काफी सारे कमर्शियल्स बिल्कुल खाली पड़े हैं। कहीं ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप लॉसेस में ना चले जाए। बिल्कुल। इट्स बेटर कि आप सेफ करें, प्ले सेफ करें। सेफ प्ले करें। राइट। Yeah. सो मूविंग फॉरवर्ड, अभिषेक जी, एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स वो भी फिल करना है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स? देखिए, सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। Okay. व्हाट इज कैपिटल गेन एंड अनदर इज व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स। ओके। सो कैपिटल गेन इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ सेल कंसिडरेशन एंड परचेज कंसिडरेशन। तो अगर मैंने कोई 1 करोड़ रुपए की चीज, मैंने प्रॉपर्टी हाउस मैंने सेल किया और मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी 80 लाख रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट आता है 20 लाख रुपए। ओके। अब गवर्नमेंट कहती है कि इस प्रॉफिट में मेरे को भी शेयर दो। वाह, अब हमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट वो हमेशा देता है उसी से इकोनॉमिकल। तो उस प्रॉफिट में गवर्नमेंट की शेयरिंग को हम टेक्निकल इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। ओके। अब उस कैपिटल गेन पे जो गवर्नमेंट की को शेयर करना है मेरे को, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ओके। एंड अगर हम ये बात करें, अगर हम इससे बचना चाहें तो बच सकते हैं किसी? नहीं। ओके। सो कितना हमें ये पे करना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स को हम दो पार्ट में हमेशा डिवाइड करते हैं। वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा डिराइव होता है, मैंने वो कैपिटल एसेट यानी कि वो मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने कितने टाइम होल्ड करके रखी। ओके। अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को 2 साल तक होल्ड करने के बाद सेल किया है, ठीक है। तो वो मेरा काउंट होगा एज अ लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है। और अगर मैंने विद इन 2 इयर्स उसको सेल कर दिया, तो वो मेरा काउंट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या टैक्स रेट लगता है इन दोनों पे? देखिए, दोनों पे टैक्स रेट डिफरेंट है। जैसे कि हम सैलरी पर हमें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होता है, राइट। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे मेरे को स्लैब रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है।
लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर गवर्नमेंट को मेरे को 20% टैक्स देना पड़ता है। वो 20% टैक्स के अंदर मैं सबसे पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेता हूँ। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन का मतलब है, मैंने आज एक प्रॉपर्टी 10 साल पहले मैंने परचेज करी थी 50 लाख रुपए की, मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचा 1 करोड़ रुपए में। तो 50 लाख रुपए की जो वैल्यू 10 साल पहले थी, आज के दिन वो चेंज हो गई। राइट। इन्फ्लेशन आता रहता है, तो गवर्नमेंट कहती है मैं आपको उस इन्फ्लेशन का बेनिफिट दे रही हूँ। ओके। तो मेरे को 10 साल के अंदर अगर वो वैल्यू मेरी बढ़ करके लेट्स से 80 लाख रुपीस हो जाती है, तो मेरे को जो टैक्स लगेगा, मेरा जो प्रॉफिट आएगा, जो कैपिटल गेन होगा, वो होगा 1 करोड़ माइनस 80 लाख रुपीस। यानी कि मेरे को 20 लाख रुपए के 20% यानी कि 4 लाख रुपए का मेरे को टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन 23 जुलाई 2024 पे गवर्नमेंट ने एक चेंज करा। गवर्नमेंट ने उसके अंदर बोला, अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी और आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, राइट, तो आप मेरे को 12.5% के टैक्स के हिसाब से जो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट था, यानी 1 करोड़ माइनस 50 लाख रुपीस इन माई प्रीवियस एग्जाम्पल, तो 50 लाख रुपए पे 12.5% टैक्स आप मेरे को दे दीजिए। तो जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी, उसके बाद 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कि वो 12.5% टैक्स के हिसाब से दे दे अपने एब्सोल्यूट प्रॉफिट पर। ऑप्शन 2 कि वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले और 20% टैक्स दे दे। तो उन लोगों के पास ये चॉइस रहेगी। और 23 जुलाई 2024 के बाद जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है, ही हैज नो ऑप्शन लेफ्ट, नो ऑप्शंस, ओनली वन 12.5% के हिसाब से जो टैक्स निकल के आता है वो पे कर दे। क्या कोई तरीका नहीं है कि इसको किसी तरह मिनिमाइज किया जाए या फिर? नहीं, क्यों नहीं है, जरूर है टैक्स। ओके। गवर्नमेंट सबका ध्यान रखती है। अगर गवर्नमेंट पैसे ले रही है तो कहती है मैं ध्यान में रखूंगी तुम्हारा, ऐसा क्या नहीं बात है। इतनी भी नहीं है। बस आपको एक सही सी चाहिए उसके लिए। Definitely. तो ओके देखिए, देयर आर 3 मैजिकल सेक्शन ओके टू सेव द टैक्स। वन इज सेक्शन 54, ओके। वन इज 54 EC एंड वन इज सेक्शन 54 F। एंड ये तीनों सेक्शंस आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो सेक्शन 54 की बात है, राइट। सेक्शन 54 कहता है अगर कोई इंडिविजुअल ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, पहली बात तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, देखिए गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हमेशा बूस्ट करती है कि लोगों, गवर्नमेंट भी चाहती है हर एक के पास अपना घर हो, तो गवर्नमेंट बूस्ट करती है कि लोग अपना घर खरीदें। या अगर कोई एक पुराना घर बेच रहा है तो भी गवर्नमेंट ने उसको एक बेनिफिट दे रखा है। तो इसलिए सेक्शन 54 का बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच करके दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले, तो आपका जो टैक्स है, जो आपका कैपिटल गेन था, नॉट टैक्स, आपका जो कैपिटल गेन था वो 100% एग्जेम्प्ट है अगर आपने उस कैपिटल गेन टैक्स को एज अ डिस दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर। ओके। लोगों को कई बार ये मिथ रहता है कि क्या मैंने जितने में प्रॉपर्टी बेची थी वो क्या मेरे को वो पूरा पैसा रीइन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में? आंसर इज नो। जो आपका प्रॉफिट है आपको सिर्फ और सिर्फ वही इन्वेस्ट करना है। लेकिन सेक्शन सेक्शन 54 जब आता है वो कुछ कंडीशंस के साथ आता है। ओके। जैसा मैंने बोला कि सबसे पहली कंडीशन है कि वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होनी चाहिए, जो बेच रहे हो वो भी रेजिडेंशियल होनी चाहिए, जो खरीद रहे हो वो भी रेजिडेंशियल। दूसरा, जो सेलर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए जिससे अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाना है। राइट। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, वो प्रॉपर्टी मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग होनी चाहिए उस पर, यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद बेच रहा हूँ तभी मेरे को बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके। एटलीस्ट 2 साल आपको शॉर्ट टर्म पर मेरे को सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, या तो मैंने वो जो प्रॉपर्टी बेची है उसके बेचने से 1 साल पहले मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तब भी मेरे को सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके। या मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदने, सेल करने, जो मैंने प्रॉपर्टी बेची है उसको बेचने के अगले 2 साल के अंदर भी अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मेरे को सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल जाएगा और मेरे को अपने कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर मैं लैंड परचेज करता हूँ, नवदीप भाई हमारे हमेशा बोलते हैं लैंड परचेज करो, इनका इंक्लिनेशन लैंड की तरफ है।
तो अगर हम लैंड परचेज करते हैं तो मेरे को उसके अंदर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर। ओके, यस। तो फिर आपको एंड वन मोर थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं सेक्शन 54 का बेनिफिट लेता हूँ, यानी कि मैंने कोई रेजिडेंशियल घर खरीदा या लैंड खरीदने के बाद उसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन करी, तो मैं उसे नेक्स्ट 3 इयर्स तक सेल नहीं कर सकता। अगर मैंने उसको सेल कर दिया तो जितना टैक्स बचाया था वो वो पूरा सब पूरा दोबारा गवर्नमेंट भरना को देना पड़ेगा। पड़ेगा। ये तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, आई थिंक इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था, बट अब आपको पता लग जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 54। सेक्शन 54F, व्हाट इज दैट? देखिए, सेक्शन 54F कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन 54F में गवर्नमेंट कहती है अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची, आपने लेट्स से आपके पास कोई कमर्शियल स्पेस आप ऑन करते थे, आपने वो सेल आउट कर दिया और वो सेल करके आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 54F में, ओके, ना कि सेक्शन 54 के अंदर। सो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। यस, अगर आप घर बेच करके घर खरीद रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 54 में। राइट, और अगर आप कोई कमर्शियल, लैंड, नॉट कमर्शियल स्पेस, आई शुड यूज द वर्ड, इफ यू आर सेलिंग a property which is not residential ओके, नो and you are buying on residential property, then you will be entitled to get the benefit under section 54F. F Yes. एंड सेक्शन 54EC। 54EC बात करता है बॉन्ड्स की। ओके, तो there are 4-5 organizations like REC, PFC, IRFC, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे आप जाकर के बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट 54EC में मिलता है 50 लाख रुपए, इससे ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलता। उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और इसके अंदर जो रिटर्न आती है वो अराउंड 5.5% के आसपास आती है, जो टैक्सेबल होती आई थिंक इतना तो हमारी ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पता था। आज हमारी ऑडियंस को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक से भले दो। सो नवदीप जी, क्या कहना है आपका जॉइंट ओनरशिप पे? देखो, ज्वाइंट ओनरशिप के फायदे हैं, साथ के साथ अगर वो अच्छे से ना निभ पाए तो नुकसान भी है। राइट, ठीक है, ज्वाइंट ओनरशिप पे सबसे पहला फायदा है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से अगर मेल फीमेल मिलके लेते हैं तो 1% स्टैंप ड्यूटी का रिलैक्सेशन है। दूसरा वही होता है कि EMI शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी पे तो एक आपका, अगर आप पूल करके फ्रेंड्स के साथ लेते हैं तो टिकट साइज एक आपका बढ़ जाता है। यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब फायदे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने देखा कि काफी सारे डिस्प्यूट्स भी बाद में अराइज होते हैं, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहिए अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या एग्जिट प्लान क्या है, कब आप एग्जिट करोगे, तो वो बाद में ना क्लैशेस होते हैं, तो फिर उससे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। तो इसका फायदा भी है अगर आप इसको तरीके से यूज करो, और नुकसान है अगर आप में आपस में कोई भी किसी भी बात को लेके अगर मनमुटाव हो जाता है तो फिर उससे इश्यूज भी होते हैं। तो इसमें एंटर करने से पहले है कि आप एक एग्रीमेंट साइन करो कि हमें इस टाइम पे एंट्री करनी है, ये हमारा एग्जिट प्लान है और इस टाइम पे हम एग्जिट करेंगे, तो आप इसका काफी फायदा ले सकते हैं। डिस्प्यूट से बचने के लिए आप पहले ही सारी चीजें, पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए। जितनी आप क्लैरिटी रखोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे, तो डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होंगे। एंड टैक्स में कैसे बेनिफिट हो सकता है अगर हम बात करें? मैं इस वाले पॉइंट को सिर्फ टैक्स एंगल से नहीं इलेबोरेट करना चाहूंगा। सबसे पहला तो यस, डेफिनेटली एक अच्छी टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, जैसे आपने टैक्स पे बोला। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर के लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो जैसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने पर। मेरे को जो प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहा हूँ उस पर मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, जो कि 1,50,000 रुपीज का मिलता है पर पर्सन, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलाकर के 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। इसी पैटर्न पे जो हम हाउसिंग लोन पे हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, उसका भी पर इंडिविजुअल बेनिफिट मेरे को 2 लाख रुपए तक का मिलता है साल के अंदर। तो वो भी अगर 2 लोग मिलकर के ले रहे हैं तो वो 4 लाख रुपए हो जाता है। तो इस तरीके से मिला करके 7 लाख रुपए आप जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स सेविंग के नाम पर कर सकते हो वाइल बाइंग एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा, अगर हम 2 हस्बैंड वाइफ या मदर फादर, कई बार तो क्या करते हैं पेरेंट फैमिली के अंदर भी 4 लोगों ने मिलकर के जॉइंट प्रॉपर्टी ले, सबसे बड़ा गलत काम वो क्या करते हैं, लेट्स से
अगर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के लिया प्रॉपर्टी और उन्होंने लोन पे लिया हम्म, तो सिर्फ हस्बैंड ही उसकी ईएमआई पे कर रहा है राइट। और इनकम टैक्स में बेनिफिट दोनों ले रहे हैं। हम्म, या कई बार ये क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी ले ली वाइफ के नाम पर हम्म, और लोन सैंक्शन करा लिया हस्बैंड ने अपने नाम पर, क्योंकि वाइफ हाउस वाइफ है और जो हस्बैंड है इज वर्किंग, तो इसलिए उसने अपने नाम पे लोन करा लिया और सारा टैक्स बेनिफिट हस्बैंड ही क्लेम कर रहा होता राइट। है। ये आप बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस कर रहे हो और उससे आप जिस दिन भी आपका केस स्क्रूटनी में आएगा तो उस दिन एसएससी को ट्रबल होगी। सो बेहतर ये है कि अगर आप कोई जॉइंट नेम पर कोई प्रॉपर्टी लेते हो, दैट पर्सन शुड एंश्योर कि वो प्रॉपर्टी पे दोनों का नाम हो, जो दोनों ओनर का नाम प्रॉपर्टी पर है उसी के नाम पर लोन होना चाहिए ओके। और उन्हीं दोनों के अकाउंट से आउटफ्लो होना चाहिए ईएमआई का। अगर सिंगल पर्सन के अकाउंट से ईएमआई का आउटफ्लो हो रहा है उसमें भी दिक्कत है। ओके, अभिषेक जी, जब बात ही कर रहे हैं हम टैक्स सेविंग की, सो आई थिंक नाउ द टाइम इज जब हमारे व्यूअर्स जो है वो टैक्स हैक्स कुछ जानना चाहेंगे आपसे। सो इन्वेस्ट करते टाइम हम कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज अपनाएं जिससे हम टैक्स को सेव कर पाए? और देखिए, मैं टैक्स हैक के तो कभी फेवर में नहीं होता क्योंकि हमेशा आप प्लानिंग करो विद इन द कंप्लायंस ऑफ लॉ द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड यू, दैट इज कॉल्ड अ टैक्स प्लानिंग। ओके। सो पर्सन ऑलवेज शुड सी एंड वांट्स फॉर टैक्स प्लानिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टैक्स एवेजन। ओके। टैक्स एवेजन मतलब टैक्स चोरी और टैक्स प्लानिंग मतलब सही तरीके से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में जो गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिए हुए टैक्सेशन उनको हम सही तरीके से यूज कर सकते। इसका मेरा अपने दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु मंत्र देना चाहूंगा। लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, उसके 6 महीने बाद जाते हैं अपने सीए के पास कि सर आप मेरी रिटर्न फाइल कर दो, उसको तब पता चलता है। बेहतर यह है आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने से पहले आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करो, उसके साथ समझो कि मेरे को क्या टैक्सेशन लगेगा और मैं उस टैक्स को सेव करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन। तो टैक्स सेव करने के ऑप्शन वही है जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, 54 ईसी एंड 54 एफ। तो वो अकॉर्डिंगली वो अपने एडवाइजर से डिस्कस करें और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करें। एंड डू यू थिंक, नवदीप जी, कि हमारी जो प्रॉपर्टी चॉइसेस होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है टैक्स? हाँ, काफी बारी हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी चॉइसेस हम टैक्स बेनिफिट के अकॉर्डिंगली ही प्रॉपर्टी चूज करते हैं। लेकिन इसमें भी वही हमने पहले भी डिस्कस किया कि आरओआई भी एक फैक्टर है कि अगर हमें रिटर्न आरओआई बेटर आ रही है तो हम कहीं ना कहीं कोई एनालाइज करना चाहिए। अगर इफ आरओआई इज बेटर देन द टैक्स सेविंग, देन गो फॉर दैट थिंग। बट इफ इन सम केस टैक्स सेविंग इज बेटर देन आरओआई तो आप टैक्स सेविंग के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए। And can you help us to know that how we can use 24 ATC and ATEE? अगर हम इन चीजों को स्मार्टली कैसे यूज करें? सी, जो आपने सेक्शन बोले हैं, जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट मेरे को परचेज करने के लिए भी गवर्नमेंट हमारे को मोटिवेट करती है लोगों को, क्या प्रॉपर्टी परचेज करो, अपना ड्रीम होम का सपना पूरा करो। राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। तो सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो हमारे को बताता है अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोन पर लेते हो तो उसके अंदर अगर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने लेंडर को, उसके अंदर आप 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अगर वो प्रॉपर्टी आप खुद ऑक्यूपाई करते। अगर आप वो प्रॉपर्टी रेंट पे से आगे देते हो और आप उससे पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेट्स से किसी पर्सन का रेंटल इनकम आ रहा है महीने का 50,000 रुपए का, साल का हो गया 6 लाख रुपए का। अब वो अगर वो 3.5 लाख रुपए महीने का ब्याज देता है आके लेंडर को तो उसको 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा और उसको केवल सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए उसकी इनकम काउंट हो। वहीं अगर वो प्रॉपर्टी खुद ओन कर रहा था तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिल रहा था, 2 लाख रुपए का। अब बात करते हैं सेक्शन 80C। 80C बात करता है जब हम लेंडर को जब हम ईएमआई पे करते हैं, ईएमआई के देखिए 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड सेकंड इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमने डिस्कस करा, उसका बेनिफिट हमें सेक्शन 24 में मिल रहा था 2 लाख रुपए का।
वही मेरे को जो मैं प्रिंसिपल रीपे कर रहा हूँ मेरे को उसका बेनिफिट मिलता है मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज का अंडर सेक्शन 80C। अब बात करते हैं 80EE की। 80EE हालांकि काफी पुराना हो गया है सेक्शन आए हुए, फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई थी कि अगर कोई पर्सन अफोर्डेबल हाउस परचेज करता है 50 लाख रुपए से कम वैल्यू और उसका लोन सैंक्शन हुआ है अप्रैल 16 से लेके मार्च 17 के बीच में, तो उसको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी ओवर एंड अबव जो 2 लाख रुपए की उसको डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 24। इवन सिर्फ 80EE नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सेक्शन 80EE भी लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला था 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक अगर कोई पर्सन लोन ले रहा है और वो लोन 35 लाख रुपए से कम का है, वो घर की वैल्यू शायद 45 लाख रुपए से कम का है, तो आपको 50,000 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट। सो नवदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहली बार अगर कोई भी प्रॉपर्टी में कोई पर्सन इन्वेस्ट करने जा रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्लानिंग उन्हें करनी चाहिए? आपने काफी अच्छा सवाल पूछा कि काफी सारी लोग ना प्लानिंग नहीं करते, राइट। और ए गोल विदाउट ए प्लानिंग इज जस्ट अ विश। तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह आपका बजट क्या है सबसे पहले, और कैसे आप अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना आप लिवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं उसमें। बैंक से आपको पहले अपना प्री अप्रूवल करवाना चाहिए बेसिस ऑन योर ओन एलिजिबिलिटी। बैंक आपकी जो भी पेइंग कैपेसिटी है, आइदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, तो आपका कितना आप पे कर सकते हैं, बैंक को पे बैक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक लोन प्री अप्रूव करवाता है बैंक। अगर आप वो कर लोगे तो फिर आपको आप कॉन्फिडेंटली गो अहेड कर सकते हो कि मेरा ये बजट है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं प्रॉपर्टी सर्च करता हूँ। मैंने काफी सारे क्लाइंट्स देखे हैं कि उनको अपना प्री अप्रूवल कराते नहीं, डील में एंटर कर लेते हैं और फिर बाद में बैंक के पास जाते हैं और बैंक मना कर देता है, तो एक सरप्राइज होता है, फिर काफी सारा मतलब इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले आप अपना लोन का प्री अप्रूवल कराओ, आप अपना क्लैरिटी रखो थॉट्स में कि क्या आपका एजेंडा क्या है, गोल क्या है, आप एंड यूजर हो, इन्वेस्टर हो, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, क्या आपका एग्जिट प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है। तो इन सारी चीजों को पहले ही वर्कआउट करो, देन गो एंड लुक आउट द ऑप्शंस इन द मार्केट। एंड आई थिंक ये बहुत फीसिबल हो जाएगा कि अगर हमारा लोन जो है वो पहले से अप्रूव्ड होगा, हाँ, तो हम भी अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी सर्च कर पाएंगे। तो बेसिकली प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है और कॉन्फिडेंटली यू कैन गो अहेड एंड यू विल बी लाइक कि हाँ ये मैं खरीद सकता। So this brings us to the end, and Abhishek ji, last में any tip you would like to add? देखिए, मेरा अपने व्यूअर्स के लिए बस 2 ही मैसेज देना चाहूंगा। Right. सबसे पहली बात कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चाहे वो अपनी रहने के लिए ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो, वहां पर हम इमोशनल ना हो, Right. हम फाइनेंशियली थिंक करें उसको, और अपना हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करनी चाहिए। हम किसी भी अपने आप को डेप ट्रैप के अंदर ना फंसाएं। दूसरा कि हम जो भी कोई प्रॉपर्टी सेल करें या बाय करें, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। जनरली कई केसेस में क्या देखा जाता है, सेलर ने प्रॉपर्टी बेची, उसने कहा मेरे पास तो पूरा पैसा आ गया जितना मैंने मांगा था। उसके बाद वो इतना भी ध्यान नहीं रखता कि जो उसने ट्रांसफर डीड कराई है उसकी कॉपी वो अपने पास संभाल करके रखे, क्योंकि उस दिन दिक्कत आएगी जिस दिन आपका कैसे स्क्रूटनी में आएगा या कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो बायर एंड सेलर दोनों को ही एक दूसरे के केवाईसी, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी अपने पास रखने चाहिए। किस बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन आपने करी है, जिसने बायर ने पे करा है, सेलर ने किस बैंक अकाउंट से रिसीव करा है। सेलर शुड एंश्योर कि उसके पास उसी अकाउंट से पैसे आने चाहिए जो बायर है। ये नहीं कि उसके किसी फ्रेंड ने कोई पैसे दे दिए, किसी तीसरे बंदे ने कोई पैसे दे दिए, वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये पैसा मेरे को जो है प्रॉपर्टी सेल करने की वजह से आया। एंड सबसे बड़ा लास्ट पॉइंट, जो जहां पर सेलर नॉन रेजिडेंट होता है, तो जो रेजिडेंट बायर होता है ना, उसको पता ही नहीं है वो क्या करता है। 1% TDS हम सभी जानते हैं कि 50 लाख रुपए से ऊपर की अगर मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ तो मेरे को 1% TDS उसमें डिडक्ट करके जमा कराना होता है। लेकिन अगर मैं NRI से बाय कर रहा हूँ तो वहां पर वो रेट 12.5% टैक्स आता है, 12.5% टैक्स प्लस चार्ज प्लस एजुकेशन सेस।
ये डिपॉजिट कराना बहुत मैंडेटरी है, और यहाँ पर बहुत सारे केसेस के अंदर हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं। इवन कई बारी क्या होता है, नॉन रेजिडेंट जो होता है वो फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है, वो रेजिडेंट इंडिया का है नहीं, लेकिन वो 12.5% अपना फंड्स ब्लॉक ना हो, वो ये भी बोल देता है कि नहीं मैं तो यहीं का इंडिया का रेजिडेंट हूँ। तो ये वाला ड्यू डिलिजेंस करना, और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स कंप्लायंस बोला है, इसको करना बहुत जरूरी है। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच नवदीप जी, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक क्लैरिटी तो मिली होगी, एंड दैट टू विद द डेप्थ। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम, एंड आई होप आपको आज का हमारा ये शो अच्छा लगा हो, एंड इट वुड हेल्प यू आउट जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाए। थैंक यू सो मच।